तो लास्ट क्लास में वी हैव डिस्कस अबाउट द एटॉमिक रेडियाई एंड वी आर गोइंग ऑन द आयनिक रेडियाई। हम आयनिक रेडियाई पे पहुंच रहे थे, राइट? क्या बात सही है? यस, नो? और आयनिक रेडियाई में क्या हमने बात की थी? हमने शायद 2-3 चीजें कर ली थी कि आयंस कैसे बनते हैं। मैंने कहा अगर कोई स्पेसीज है वो अगर इलेक्ट्रॉन को ले ले तो ये क्या हो जाएगा? नेगेटिव आयन स्पेसीज बन जाएगी। और अगर कोई स्पेसीज इलेक्ट्रॉन को क्या करते, निकाल दे, तो वो क्या हो जाएगी? पॉजिटिव आयनिक स्पेसीज हो जाएगी। क्या यही तो बात बताई थी? नहीं, हाँ या ना? बोलो। तो अब इसमें 2 चीजें बताई थी। अच्छा, अब एक आप बहुत चीज याद रखोगे, आयन 2 टाइप के होते हैं, ये आपने पढ़ा होगा। एक होता है कैटाइन, एक होता है एनाइन। अब एनाइन कौन सा होता है, कैटाइन कौन सा होता है? शायद लास्ट से हमने डिस्कस किया था, लास्ट पीरियड में हमने डिस्कस किया था। आप बताओ कौन सा होता है? इसमें कैटाइन कौन सा है और एनाइन कौन सा है? कैटाइन कौन सा है? तो पॉजिटिव वाला कैटाइन हो गया। पॉजिटिव वाला क्या हो गया? कैटाइन हो गया ना, राइट? सही कह रहे हो? और ये एनाइन हो गया। इसका मतलब सही से लिख लो। ये क्या हो गया? आपका एनाइन हो गया। ये चीज ध्यान रखना है आगे भी। और दूसरा ये हो गया कैटाइन। क्या ठीक लिखा है? मैंने गलत तो नहीं लिखा है? बोलो यस, नो? ठीक है। अब आगे देखते हैं कि साइज की बात मैंने की थी, ये बात आपकी हो गई थी, लास्ट क्लास में डिस्कस हो गई थी। ये हो गई थी बात। ये सारी चीजें हमने एक्सप्लेन कर दी थी, नहीं की थी? कर दी थी। अब आप देखें, एक और कुछ पॉइंट्स ये भी थे इसमें, शायद ये मेरे ख्याल से रह गए थे डिस्कस होने को। इसमें कहता है कि आयनिक रेडियाई ऑफ मेटल इज स्मॉलर एज कंपेयर टू एटॉमिक रेडियाई ऑफ, मतलब आयनिक रेडियाई ऑफ मेटल। आयनिक रेडियाई का मतलब है एम पॉजिटिव, राइट? एम फॉर मेटल इज स्मॉलर एज कंपेयर टू मेटल के। बात समझ रहे हो? मेटल से आयनिक रेडियाई, ये आयनिक रेडियाई कैसी होगी? कम होगी। ये मैंने आपको कल भी समझाया था, कुछ इस टाइप से बताया था, नहीं? लास्ट पीरियड में भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। तो वही अब थ्योरी में लिख दिया गया है। अगला कहता है एटॉमिक रेडियाई ऑफ मेटल इज लार्जर एज कंपेयर टू आयनिक रेडियाई ऑफ मेटल। वही चीज लिख दी गई लेकिन थोड़ा सा घुमा के लिख दिया गया। जो एटॉमिक रेडियाई मेटल की है वो ऊपर वाली बात ही लिख दी गई, उसको पहले इसको बाद में कर दिया।
बस। आयनिक रेडियाई ऑफ नॉन मेटल, नॉन मेटल की अगर हम बात करें तो लाइक जस्ट लाइक जैसे क्लोरीन, क्लोरीन निगेटिव आयन ले लिया तो आयनिक रेडियाई ऑफ नॉन मेटल इज लार्जर एज कंपेयर टू एटॉमिक रेडियाई ऑफ नॉन मेटल। तो ये ज़्यादा होगी कंपैरिजन क्लोरीन के, समझ गए नहीं? कहता है एटॉमिक रेडियाई ऑफ नॉन मेटल इज स्मॉलर एज कंपेयर टू आयनिक रेडियाई ऑफ नॉन मेटल। वही बात है, ऊपर वाली बात है। दूसरी एक चीज और है, क्वेश्चन बन जाता है कि अब जो आयनिक रेडियाई है, जैसे मान लीजिए आपने देखा होगा, यहाँ पर हम बात करें, ये आपका फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन, आयोडीन। मैं कहूँ इसमें सबसे कम आयनिक रेडियाई कौन सी होगी? यह सबसे कम क्लोरीन की होगी, फिर क्लोरीन की बढ़ेगी, फिर ब्रोमीन की, और सबसे ज़्यादा आयोडीन की इंक्रीज होती जाएगी। आयनिक रेडियाई की बात करें तो वही चीज इसमें लिख दी गई है, राइट। अगला कहता है इन गैसियस फेज, अगर गैसियस फेज की बात करें तो क्या होगा? लिथियम की सबसे कम होगी। अब ये लिथियम कहाँ से आया था? ये वाला आ गया लिथियम, सोडियम, ये पूरा ये देखो आ रहा है, ये लिथियम हो गया, सोडियम, पोटेशियम, रोडियम, ठीक है, सीजियम। तो इनकी सारी की क्या बता रहा है? तो वही यहाँ पे लिखा है इन गैसियस फेज लिथियम पॉजिटिव, इसकी एटॉमिक रेडियाई कम होगी, फिर ऐसे ऐसे नीचे नीचे जैसे ही बढ़ते जाएंगे वैसे ही एटॉमिक रेडियाई इंक्रीज होती जाएगी। डाउन द ग्रुप एटॉमिक रेडियाई, आयनिक रेडियाई, आयनिक रेडियाई की बात कर रहा हूं, तो क्या होगी? इंक्रीज होगी। इन एक्वस फेज में क्या होगा? लिथियम की, इसमें भी वही सिस्टम है, इसमें थोड़ा सा अपोजिट हो गया। अब कहोगे सर इसमें दोनों में डिफरेंस क्यों है? गैसियस फेज में तो ये लिथियम की सबसे कम है, लेकिन अगर हम एक्वस फेज की बात करें तो लिथियम की जो है वो सबसे ज़्यादा है। ऐसा क्यों? तो इसका मतलब होता है ड्यू टू हाइड्रेशन। किसकी वजह से? हाइड्रेशन की वजह से। ये जो वाटर में होता है ना, एक्वस कैसे बनेगा? एक्वस बनेगा वाटर के साथ में मिक्स करेंगे ना, तो जब वाटर के साथ में मिक्स करेंगे तो वाटर का जो हाइड्रोजन होगा वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेगा। क्या कर लेगा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेगा। तो अगर हम एक्वस की बात करें यहाँ पर, तो स्मॉलर द साइज ऑफ एटम, अगर साइज ऑफ एटम छोटा होगा जितना ही, मोर विल बी द हाइड्रेशन, उतना ही हाइड्रेशन की पावर ज्यादा होगी। सबसे साइज छोटा किसका? लिथियम। तो हाइड्रेशन की पावर किसकी ज्यादा? लिथियम की। एंड साइज ऑफ आयन इंक्रीज्ड, ठीक है, और साइज जो है वो आयन का इंक्रीज हो जाए। बात समझ आई? नहीं आई? इसको जो है आप बढ़िया से तैयार कर लीजिएगा। आगे नेक्स्ट पॉइंट पे बात करें, आयनाइजेशन इंथैल्पी। इस चैप्टर को बहुत जल्दी से ही फिनिश करना है, इस वीक के अंदर अंदर इसको फिनिश हो जाना चाहिए, ठीक है। तो थोड़ा सा फास्ट चलेंगे। आयनाइजेशन इंथैल्पी क्या होती है? इसको डिनोट करते हैं डेल्टा IH, राइट। इसको आयनाइजेशन पोटेंशियल भी कहते हैं। अच्छा, ये होता क्या है? मान लीजिए यहाँ पर सोडियम है, सोडियम के इस ऑर्बिट में 2 है, नेक्स्ट ऑर्बिट में कितने? 2, 4, 5, 6, 7, 8,
और लास्ट वाले ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन है। अब इसमें ये बताओ मुझे सबसे लूजली इलेक्ट्रॉन कौन सा है? लास्ट आउटर ऑर्बिट का ही तो। इस ऑर्बिट को में से जो इलेक्ट्रॉन है ना, इसको भगाने के लिए जो एनर्जी की नीड होगी, इसको यहां से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी की रिक्वायर्ड होगी, उस एनर्जी को क्या कहेंगे? आयनाइजेशन एंथैल्पी कहेंगे। मेरे ख्याल से बात आप समझ गए होंगे। क्लियर बात? किसी स्पेसीज से इलेक्ट्रॉन्स को आउटर मोस्ट सेल से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए या रिमूव करने के लिए जो एनर्जी की रिक्वायर्ड होती है, उस एनर्जी को क्या कहेंगे? दैट एनर्जी इज नोन एज। क्लियर? इजी है। यही देखो यहां लिखा है, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द मोस्ट लूजली बॉन्ड इलेक्ट्रॉन। अब मोस्ट लूजली बॉन्ड इलेक्ट्रॉन से बेटा कौन सा हुआ? जो सबसे बाहर वाली ऑर्बिट में होगा, है ना? तो उस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, उसको रिमूव करने के लिए लूजली बॉन्ड इलेक्ट्रॉन from its isolated gaseous atom in the ground state, ग्राउंड स्टेट में है, और वो कैसा? आइसोलेटेड गैसियस आइटम से उसको इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए रिक्वायर्ड एनर्जी को क्या कहेंगे? समझ गए भैया? एनी डाउट? एक चीज और है इसमें, जो आई ई यहाँ लिखा है, इसका मतलब आई फॉर आयनाइजेशन और ई फॉर एंथैल्पी इज ऑलवेज पॉजिटिव। इसका वैल्यू जो है वो निगेटिव नहीं हो सकती बेटा। कैसी होगी? पॉजिटिव होगी। अच्छा, अब आप कहोगे सर मान लीजिए एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम से हमने क्या काम किया? एक इलेक्ट्रॉन निकाला, तो एल्यूमिनियम पॉजिटिव आयन हो गया। बात सही है? तो इसमें जितनी एनर्जी की रिक्वायर्ड हुई पहला इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, जितनी एनर्जी की ज़रूरत हुई, उस एनर्जी को क्या कहेंगे? फर्स्ट आयोनाइजेशन इंथैल्पी। ये बेटा ओ है यहाँ पर, ठीक है? आयनाइजेशन इंथैल्पी, राइट? मजा नहीं आ रहा है? आप कहोगे सर कैसा लिख दिया, फर्स्ट सेकंड वाले बच्चे की तरह। फिर गलत कर दिया। ठीक है, फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी। अच्छा, अगर हमने दूसरा इलेक्ट्रॉन को निकाला इसमें से, ये ए पॉजिटिव था, एल्यूमिनियम पॉजिटिव था क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन तो निकल ही गया, हमने अब इससे दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालना है, माइनस इलेक्ट्रॉन। तो ये बेटा अब क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा एल्यूमिनियम 2 पॉजिटिव। यहाँ इसमें जो आया इसको हम कहेंगे सेकेंड आयनाइजेशन इंथैल्पी। बोलो। और अगर इसमें से अब Al2 पॉजिटिव है, इसमें से फिर एक इलेक्ट्रॉन हमने निकालना है, तो क्या हो जाएगा? एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव हो जाएगा, और ये जो आएगी ये कहलाएगी थर्ड आयनाइजेशन इंथैल्पी। समझ गए? कोई डाउट, समस्या, समाधान, सिरदर्द, चक्कर कुछ है? नहीं है? किसी को नहीं? ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
तो ऐसे ही इसमें ये दिया गया, ये गैसियस स्टेट में ही होगा। क्या होगा? आइसोलेटेड गैसियस स्टेट लिखा है, गैसियस आइटम, इसलिए जी लिखा है। तो यहाँ पे देखो वही चीज बताई गई, हमने एल्यूमिनियम का ले लिया और यहाँ क्या किया गया, ए पॉजिटिव और वही सारी चीजें उसी टाइप से दिया गया। बात मेरी समझे? अब देखो यहाँ पे कहता है, नीचे एक पॉइंट्स और है, आयनाइजेशन इंथैल्पी 1, आयनाइजेशन इंथैल्पी 2, आयनाइजेशन इंथैल्पी 2, so on, collectively called successive ionization energy, आयनाइजेशन, सक्सेसिव आयनाइजेशन, जो सीरियली जितनी भी होंगी, आयनाइजेशन इंथैल्पी 1, आयनाइजेशन इंथैल्पी 2, 3, 4, 5, 6 जितनी भी हो, वो क्या कहलाएंगी? These are called successive ionization enthalpy। ये बेटा टर्मोलॉजी आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखनी है, क्योंकि ये टर्मोलॉजी आपके लिए बिल्कुल न्यू होगी। बोलो, न्यू है? अब न्यू टर्मोलॉजी में क्या है, ये 9th में आपने नहीं पढ़ा, 10th में नहीं पढ़ा। फिजिक्स में आप पढ़ते हैं ना, तो बहुत सारे टर्म्स जो हैं आप पहले से यूज किए होते हैं, लेकिन केमिस्ट्री में थोड़ा सा ये ड्रॉबैक है, क्योंकि उस हिसाब की चीज़ें 9th 10th में कम ही हैं। तो अब ये जो भी टर्मोलॉजी आ रही है, और हर एक टर्म को मैं बहुत बढ़िया से एक्सप्लेन करता हूँ, जिससे कि आपको समझ में आ जाए, रटने की ज़रूरत नहीं है। तो सक्सेसिव हो गई, सक्सेसिव का मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर हो गया। आप लिखते हो बेटा, जैसे लिखते हो, क्या लिखते हो? सक्सेसिव ऑर्डर्स आपने फर्स्ट सेकंड फोर्थ में पढ़ा होगा ना, सक्सेसिव ऑर्डर ऑफ नंबर्स, पहले 1 लिखा, फिर 2 लिखा, फिर 3 लिखा, 4, 5, 6, 7, 8, 9, राइट? तो दीज आर द सक्सेसिव ऑर्डर्स। तो वही यहाँ पे कह रहा है, इफ डिफरेंस बिटवीन सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पीज इज लेस देन, जो डिफरेंस है सक्सेसिव एनर्जी में से इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, ये क्या कहना चाह रहा है भाई? मान लीजिए एक आयनाइजेशन एंथैल्पी फर्स्ट है, एक सेकंड है, इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 10 to -15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। इसको क्या पढ़ेंगे? इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। या फिर दूसरा इसका जो होता है, इसको अगर हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट को किलो जूल पर मोल में चेंज कर ले तो क्या हो जाएगा? 965 to 1450 किलो जूल पर मोल। Then higher oxidation state is more stable than lower oxidation state। मतलब ना समझ में आया? नहीं आया ना? नहीं आया होगा। यहां तक तो समझ में आ गई बात कि अगर दो सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पी में डिफरेंस कितना है? इतना है। अगर दो सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पी में डिफरेंस कितना हो, ये जो दिया गया है, समझ गए? अगर इतना है तो जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट इज मोर स्टेबल देन लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट। अब सर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? ये जो पॉजिटिव चार्ज आया ना, दैट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट। अगर मैं कहूं तो ये ऑक्सीडेशन स्टेट इसका जो है एक है, यहां पर देखो 2+ चार्ज है, यहां पर 3+ चार्ज। अभी ऑक्सीडेशन स्टेट में और पढ़ेंगे तो और क्लियर हो जाए। तो ये डिफरेंस है,
डिफरेंस है तो सभी का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो डिफरेंस है। तो यहाँ पे कहना ये चाह रहा है अगर इतना डिफरेंस है तो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट इज मोर स्टेबल। तो जिसकी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो वाला आयन ज्यादा स्टेबल होगा। अब तो क्लियर हो जाना चाहिए, नहीं ना? हो गया? ठीक है। अब एक और कह रहा है कि सर यहां पर आप अगर कहो कि सर यहां तो आपने लिखा 10 to 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम और ये लिख दिया आपने, फिर तो ये कहां से आ गया, कैसे वैल्यू है? तो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट की जो वैल्यू होती है वो होती है 96.49 किलो जूल पर मोल। ये वैल्यू आपको याद रखनी चाहिए, ठीक है? समझ गए नहीं? अच्छा, बहुत ज्यादा चीजें हार्ड नहीं है, इसको आप पढ़ लोगे तो बहुत ज्यादा हार्ड नहीं। आगे बढ़े बेटा, बोलो। दूसरी चीज, इफ डिफरेंस बिटवीन सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पी इज मोर देन, देखो भाई क्या कह रहा है। दूसरी चीज, पानी पी लेता हूं। देखो पहले क्या कहा, लेस देन, यहां बात की गई है इससे कम हो तो, लेकिन अब नेक्स्ट पॉइंट में कहता है इससे ज्यादा हो तो, मोर देन, इससे ज्यादा हो तो क्या होगा, राइट? इस वैल्यू से अगर ज्यादा हो तो क्या होगा? देन लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट इज स्टेबल देन हायर, तो लोअर वाली स्टेबल होगी हायर से। दूसरा क्या कहता है, जो आयनाइजेशन एंथैल्पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। भाई मेरे ये यहाँ पर न्यूक्लियस है और यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ बैठा हुआ है, बोलो ये न्यूक्लियस आउटर मोस्ट सेल पे। अब जितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा, बात समझो, जितना ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन दोनों में ज्यादा होगा उतनी ही तो ज्यादा एनर्जी चाहिए होगी इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए, बोलो नहीं ना? और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर कम होगा तो क्या होगा? तो कम की जरूरत पड़ेगी, ठीक? तो वही यहां पर कहा गया है कि आयनाइजेशन एंथैल्पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। समझ गए? कोई दिक्कत? अब कहता है कि साइज इंक्रीज्ड, एच वो आयनाइजेशन एंथैल्पी है, आयनाइजेशन एंथैल्पी विल बी डिक्रीज्ड। यहां आप थ्योरी में लिखोगे, इफ मैं लिख दूं, if size of atom increased तो क्या होगा?
आयोनाइजेशन इंथैल्पी डिक्रीज्ड। कभी कभी हाथ बहुत तेज चल जाते हैं, दिमाग बहुत तेज चल जाता है लेकिन हाथ नहीं चलते, और जिनके साथ ऐसा होता है ना उनकी राइटिंग खराब होती है। आयनाइजेशन इंथैल्पी डिक्रीज्ड। बोलो बेटा, क्योंकि जैसे जैसे साइज बढ़ेगा, मेरी बात समझो, जैसे जैसे साइज बढ़ेगा इनकी दूरियां आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन की और न्यूक्लियस के बीच की दूरियां बढ़ती जाएंगी। दूरियां बढ़ती गई तो क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगा, और जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगा तो उसको इलेक्ट्रॉन को निकालना बहुत इजी हो जाएगा, उसमें एनर्जी कम जरूरत पड़ेगी। वही लिखता है कि आयनाइजेशन इंथैल्पी डिक्रीज्ड। बोलो, दूसरा कहता है जेड इफेक्ट इंक्रीज्ड, तो क्या हो जाएगा, ये पीरियड इज ओवर ना, ओके, next will be discussed, right? Rest will be discussed in the next class.